रजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर भी मीन्स और भी टाइप के होते हैं, तो उसमें से ये कौन से टाइप का था? बायपोलर, जिसमें दो जंक्शंस होते हो। ठीक है, इतना समझ में आया था आप लोगों को? यस सर। जी। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट में देखिए, जब मैं मतलब खत्म करने वाला रहा हूँगा, तो मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ बताया था, ये याद होगा आपको, कि डोपिंग मतलब साइज क्या होता है इनका, फिर डोपिंग लेवल, डोपिंग के अकॉर्डिंग ये कैसे मतलब कैटेगराइज किए गए हैं या क्या है, ये सब आपको आप लोगों को पता ही होगा, जो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो आज जो पार्ट है हमारा, ये इसके बाद से स्टार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएनपी और एनपीएन को सिर्फ टू डायोड मेथड से कैसे लिख सकते हैं। अब टू डायोड मेथड मतलब आप ये देखिए पहले, ये ये समझ, इसमें सबसे बड़ा मतलब लार्ज कौन होता है? बेस, एमीटर एंड कलेक्टर में सबसे बड़ा मीन्स सबसे लार्ज कौन होगा? एमिटर। जी, एमीटर सबसे बड़ा होगा बेटा, कि कलेक्टर? कलेक्टर सबसे लार्ज होता है, डोपिंग की बात नहीं किया मैंने। और आपका बेस क्या होता है? बहुत सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे थिन होगा ये। ठीक है, अगर मैं ये रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। और मान लेते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मतलब ये पी है, ये एन है और ये आपका पी है। इतना समझ में आया बच्चों? तो इसमें पॉजिटिव वाले में, इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, इसमें डोपिंग हैवी होती है, ये याद रखिएगा। इसमें डोपिंग बहुत लाइट होती है। ठीक है, और इसमें इसमें मीडियम आप बोल सकते हो, मॉडरेट डोपिंग, हैवी डोपिंग, और यहाँ पे बिल्कुल ही लो डोपिंग। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे डोपिंग लो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको कम दिखाने। अच्छा, ये जो पीएनपी टाइप आपने बनाया है, अगर इसी को आप टू डायोड मेथड से दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे? टू डायोड मतलब एक पॉजिटिव, पहला जंक्शन यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है, ये जिसे आप नेम देते हो J1, और सेकंड जंक्शन आपका यहाँ क्रिएट होता है जिसे आप नेम देते हो J2। तो देखिए, इसमें फर्स्ट वाले जंक्शन को अगर आप एक डायोड से, मतलब ये टू डायोड मेथड से भी आपकी बुक में दिखाया है, सो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम पहले डायोड से दिखाना चाहते हैं, पी एन। आपको पता है पी कैसे दिखाते हैं बच्चों? ये पी ऐसे दिखाते हैं और ये एन पार्ट होता है, ये एक पार्ट हो गया आपका। सेम पीएनपी को टू डायोड मेथड से दिखाने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पी और ये एन है, तो दो डायोड होना चाहिए। फिर से ये डायोड में पी इस साइड, सॉरी ये गलत ड्रॉ हो रहा। अब देखिए, इसमें इस बार पी किधर है? इस जंक्शन पे पी इधर है, एन इधर है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ये ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, ये J1 वाला जंक्शन जो बना है, मतलब इसके ये दोनों साइड के डायोड, और इस साइड वाले डायोड को ये दिखाता है, ये डायोड D1 ऐसा मान लीजिए, और ये डायोड D2। तो दो डायोड से आप पीएनपी को कैसे दिखा सकते हैं, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। जी। इसी तरह से एनपीएन, अगर सेम मेथड फॉलो करूं मैं, देखिए सबसे बड़ा लार्ज एरिया होता है कलेक्टर का, सबसे थिन होता है बेस, और ये इन बातों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये मैंने एनपीएन कहा है, एन पी एन, तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हैवी डोपिंग, यहाँ पे लाइट डोपिंग, लाइट इन द सेंस मॉडरेट है, इससे कम है, और सबसे लाइट यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे होल्स पॉजिटिव। तो इस तरह से ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दो जंक्शन यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। एक ये आपका J1 है, ये आपका J2 है, जैसा आप देख पा रहे हो। तो इसको 2 डायोड से दिखाने जाएंगे तो ये NP है। तो सबसे पहले P इधर है, आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ये एक डायोड ये दिखा दिया PN। अब सेकेंड टाइम आपको फिर इधर से इधर PN दिखाना है, ये P और ये आपका N। तो इस तरह से इसे जब जॉइन करोगे तो ये अगर ऐसा कहीं 2 डायोड मेथड से दिया है, ऐसा दिया है तो आप समझ सकते हो PN, N है ना P। तो यहाँ पे आप इसे क्या बोल सकते हो, ये वाला पार्ट आपका P रिप्रेजेंट करता है, ये N, और इसे भूल जाइए क्योंकि ये दोनों एक साथ ही जॉइंट है। तो इसे आप क्या बोलोगे, PNP, 2 डायोड मेथड से ये है, 2 डायोड मेथड से ये रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरह से इसको अगर आप समझना चाहो तो ये देखिए, पहले नेगेटिव टर्मिनल है, फिर पॉजिटिव है, NPN। ये समझा क्या बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. तो ये भी एक 2 डायोड मेथड भी मतलब आपके सिलेबस में शो किया है, तो इसे भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा, इतना कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। इसके बाद आपको समझाना है मुझे एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर को। ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर मुझे एक्सप्लेन करना है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, जैसा कि अगर मैं आपको डायग्राम में दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने देखिए सबसे ज्यादा लार्ज एरिया किसका रखा है, कलेक्टर का। ठीक है। फिर आपने देखा है कि ये मॉडरेट साइज का है और ये सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, बस स्मॉलेस्ट साइज है ये। ठीक है, ये मॉडरेट साइज, ये लार्ज साइज। तो अब ये जो मैंने आपको ये सब जो भी पॉइंट्स दिया था, ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब इसमें हो क्या रहा है ये मुझे समझाना है। पहले वर्किंग समझने के पहले, ये पार्ट समझने के पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा आपको बायसिंग के बारे में। ठीक है। तो मैं बायसिंग को बहुत ज्यादा बार लिखाने का ट्राई नहीं करूंगा। मैं बार बार, आप सिर्फ एक ही मंत्र इसका होगा, वो हर बार आप कहीं पे भी देखोगे, इतना पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। सब आपको एक ही मंत्र आपको हर बार यूज करना है। वो ये है कि जहां पे भी बेस इमीटर दिखा, बेस इमीटर, ये जो भी जंक्शन बनेगा, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और मैं यहाँ देखिए कलेक्टर लिख रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग होगा कुछ। ये आपका रिवर्स बायस्ड होगा, ये आपका। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये मैं यूज करूंगा बहुत सारी जगहों पे, जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे यूज करना चाहूंगा। अच्छा, ये बायसिंग क्या होती है आपको पता है, जब बैटरी ऐड करते हैं तब। ठीक है। तब के केस के लिए तो उसे हम समझने चलते हैं पहले। इतना समझा आप लोगों को, ये याद हो जाएगा, जब भी बेस इमीटर रहा फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस। ये याद रहेगा आप लोगों को? Yes. जी, आपके सिलेबस के लिए इतना इनफ होगा। और कुछ भी मतलब आप नीट जेईई भी देखेंगे तो इसमें से ज्यादा आपको आगे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के वर्किंग से। बट क्या इसके पहले हम, ठीक है, मैं उस पार्ट को बाद में कराता हूँ। ठीक है। ये पार्ट क्या मैंने आपको बताया है कि पीएनपी या एनपीएन जो भी हम बनाते हैं, जैसे ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने एनपीएन ही लिख लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ही लिखा है। तो इसमें हैवी डोपिंग होती है, ये मॉडरेट साइज है, लेकिन इसमें डोपिंग बहुत हैवी होती है एमीटर में। और इसमें सबसे लो डोपिंग होती है, और यहाँ पे ये मॉडरेट डोपिंग होगी इसमें। अच्छा, अब ये हर बार डायग्राम ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये लास्ट टाइम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसमें से देखिए एक टर्मिनल इसमें से बाहर निकलता है,
और एक टर्मिनल आपका यहाँ से आप शो कर सकते हो और एक टर्मिनल जो है यहाँ शो कर सकते हो। क्या हो रहा है? समझ में आया आप लोगों को ना? यहाँ पे एक टर्मिनल शो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे एक टर्मिनल आप शो कर सकते हो। तो अच्छा एक बात बताइए, एक बैटरी है, अगर कोई भी एक बैटरी हो, जैसे ये बैटरी मैं लेके आ पाऊँ, अगर दिखा सकूँ, तो ये बैटरी अगर आप छोटा सेल भी लेके आते हो तो उसका ये पॉजिटिव पार्ट आता है, ये नेगेटिव। तो इसे जॉइन करने के लिए एक बैटरी से कितने वायर, मतलब कितने टर्मिनल होने चाहिए? 2 जॉइन होने के लिए, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो इस तरह से 2 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो यहाँ कितने हैं? 3 हैं बच्चों। यहाँ कितने हैं? 3 हैं। इसका मीनिंग है कि हमें 3 या मतलब एक बैटरी से काम नहीं होगा। यहाँ 2 बैटरीज़, 2 पावर सोर्सेस यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन 2 यूज़ करते हैं तो हमें 4 टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे 3 है। तो होता क्या है बच्चों, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसलिए ये जो बेस है, मतलब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कितने टर्मिनल्स हैं? 1, 2, 3, 3 टर्मिनल्स हैं, जबकि हमें टर्मिनल्स की ज़रूरत कितनी होती है? 4। तो क्या करते हैं, इसमें से किसी एक टर्मिनल को कॉमन यूज़ करते हैं। किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ कॉमन बेस में दिखा सकता हूँ। एक पार्ट ये टर्मिनल का, एक बैटरी से लाके मैंने ये क्या बताया था कि बेस इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप यहीं सीख जाओगे। तो यहाँ पे आपने, ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या? नेगेटिव वाला किससे जॉइंट होगा? नेगेटिव से। और पॉजिटिव वाला किससे जॉइंट होगा? पॉजिटिव से। ये हो गया आपका बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस, जो यहाँ मैंने लिखा है। जो ये समझ में आया? Yes, sir. और ये वाला मैंने क्या बोला था, कलेक्टर हमेशा क्या रहेगा? रिवर्स बैच, और इसे कॉमन यूज़ कर रहे हैं बच्चों हम लोग। अगर आप देख पा रहे हो, ये बेस को ही यहाँ से वापस एक कॉमन हमने, मीन्स कंडक्टर का एक मतलब वायर यहाँ से लेके आए ये टर्मिनल से, और यहाँ पे बैटरी से हम इसे जॉइन कर रहे हैं, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? रिवर्स बैच। रिवर्स बैच का मतलब क्या है कि नेगेटिव वाले को किससे जॉइन करेंगे? पॉजिटिव से। और ये बैटरी हमेशा बड़ी होनी चाहिए इस साइड की, ठीक है? ये बैटरी जो होती है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी की होती है स्टोरेज में, पावर स्टोरेज में। समझ में आया? ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर की रहती है, ऐसा बोलना सही होगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. इस तरह से बच्चों हमने ये कौन-सा किस एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिखा है, नो डाउट। और ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है? कॉमन बेस। इसको क्या बोलते हैं? एनपीएन। ये क्या था? एनपीएन, कॉमन बेस। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर था ये। तो इस तरह से किसी को भी कॉमन किया करना इसमें पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे 3 ही टर्मिनल हैं, और बैटरीज़, अगर 2 बैटरी भी अगर हम जॉइन करते हैं तो हमें 4 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करते हैं हम कि एक को कॉमन लेते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो ये इस तरह से ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है। तो ये इसमें मैं कुछ और इसको कुछ और डायग्राम, एक सिंबल डायग्राम होता है जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर बार इतना पीएनपी बनाना, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, बनाते समय में रूल देखिए, बड़ा सिंपल है। जैसे एक सर्कल आप बनाते हो, सबसे पहले ये सर्कल में बेस, बेस मतलब ऐसा लगता है कि बेस, जैसे वर्ड हम सुनते हैं बेस, बेस सुनते ही हमें समझ में आता है कि कहीं आराम करने वाली जगह होगी। तो आप एक टेबल बनाते हो और नीचे से एक टर्मिनल दिखाते हो, देखो यहाँ बैठने जैसा लग रहा है ना, बेस लगा ये आपको? ये बेस हो गया आपका। फिर इसमें बेस से ही 2 पार्ट आप कनेक्ट करता हुआ दिखाओगे, ठीक है? ये आप इसे एमीटर कह सकते हो, और ये आपका कलेक्टर होगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ से देखिए एक टर्मिनल आपको मिल जा रहा है, और इस तरह से यहाँ पे भी आपको एक टर्मिनल मिल जा रहा है। तो ये डायग्राम जब भी दिखाते हैं बच्चों, तो ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, और इस साइड आप एमीटर को शो कर सकते हो, और एक साइड में आप कलेक्टर को। अच्छा, एमीटर में करंट का डायरेक्शन सिर्फ एमीटर में दिखाते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसे सपोज करिए कि मैंने इसे पीएनपी ट्रांजिस्टर लिखा, ठीक है?
अगर मैं पीएनपी लिख रहा हूँ, बिना लिखे भी इसे पीएनपी दिखाना चाहता हूँ, ये मान लेता हूँ कि पीएनपी है, पीएनपी, इसका मतलब है कि एमिटर मेरा पॉजिटिव है और ये वाला एन टाइप है, पी टाइप ये था एमिटर और ये भी पी टाइप है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन यहाँ पे शो करता है बच्चों। तो यहाँ पे आप बता सकते हो करंट कहाँ से कहाँ, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। अगर कभी आपको करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखे तो आप ये समझ जाइएगा, ये डायग्राम को, ये समझ में आ रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ये बच्चों ये जो करंट का डायरेक्शन मैंने इस साइड दिखाया है, अगर आप देख पा रहे होगे, आप लोग समझ पा रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन मैंने करंट का इस साइड दिखाया है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाया है। ऐसा ट्रांजिस्टर देखते ही आप समझ जाओगे कि एमिटर पॉजिटिव है, अगर कहीं पे डायग्राम बना हुआ हो और यहाँ पे बेस हो, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट हो और करंट का डायरेक्शन इस ओर दिखाया हो, तो क्या आप गेस कर सकते हो या आप बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर होगा? तो आपको देखिए जैसे ये पार्ट देखते हो, ये जो टेबल जैसा पार्ट देख रहे हो आप, इससे आप श्योर हो कि ये बेस है और करंट एमीटर के ही सिर्फ उसमें दिखाते हैं और बाकी कहीं दिखाते नहीं है। तो इसमें करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब आप ये समझ जाओगे कि ये तो पॉजिटिव है और करंट कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ। और आपको पता है कि अगर बेस जो है, ये क्या होता है, सैंडविच्ड होता है। तो इस तरह से आप समझ जाओगे ये सैंडविच होगा मतलब एक ही होगा, ये पी एक ही होगा, ये एन है, तो ये भी एन होगा। तो इस तरह से आप इसे देख के ही समझ सकते हो बच्चों कि ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। समझा क्या ये भी आपको? Yes, sir. तो 2 ही टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, आप बहुत आसानी से एक बार वापस से बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसे बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, बेस दिखाने के लिए एक स्टोल दिखाना है, फिर ये पार्ट, ठीक है? अगर इसमें अब ना भी कुछ लिखा हो, तो भी आप समझदार लोग हो, आप समझ सकते हो कि कौन-सा पार्ट क्या रिप्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? ये बेस हो गया। अच्छा बच्चों, अब मैं करंट का डायरेक्शन इस ओर दिखा रहा हूँ और इसमें करंट का डायरेक्शन इस ओर दिखा रहा हूँ, जिस पे भी करंट का डायरेक्शन दिखेगा वो तो आप बहुत ज़्यादा श्योर रहोगे कि ये एमीटर है। अच्छा आप लोग अपने नोट से स्टडी करिएगा, टेस्ट में कुछ जगहों पे ज़्यादा अच्छी गलतियाँ किए हैं, यही पार्ट में, ट्रांजिस्टर वाले पार्ट में ही। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प, अपने नोट्स की हेल्प लीजिएगा, ठीक है? तो देखते हैं वहाँ पे डायग्राम रॉन्ग है, मे बी और थोड़ा बहुत और मिस्टेक मैंने देखा था, तो नोट्स की हेल्प लीजिएगा या जो भी मैंने बताया वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक वहाँ पे कहाँ किया है। ये बता सकते हो आप लोग, ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है? NPN. गुड, एनपीएन। और ये? PNP. बहुत अच्छे। तो बच्चों इस तरह से मेरा बताना यहाँ पे सफल रहा, अगर आप ये समझ जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसके बाद मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने आपको अभी भी बोला था कि टर्मिनल 3 ही है, ठीक है? और हमें 4 की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ पे इसमें से किसी एक को कॉमन यूज़ करना पड़ सकता है। ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये बेस है? Yes, sir. जी। यहाँ देखिए, अगर ये पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ये एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं करंट का डायरेक्शन इस ओर दिखाता हूँ, तो अब बता पाओगे कि ये कौन-सा ट्रांजिस्टर है? बच्चों बहुत आसान है, बेस को देखना है, बेस आपका पॉज़िटिव हो गया, पॉज़िटिव से नेगेटिव जाएगा और ये सिर्फ़ एमीटर NPN. वाले में होता है जी, एनपीएन, इतना सोचना भी नहीं है हमें। अच्छा ये वाले सेटअप में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ बच्चों, कि यहाँ पे एमीटर जो है, ये आपका एमीटर जो दिखाई दे रहा है, इस टर्मिनल को मैं कॉमन यूज़ करने जाने वाला हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको पता है कि ये हम हमेशा क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस, यहाँ लेके चले आए, तो जॉइन कर दिया और ये पार्ट को, ये एन है, इसको मुझे हमेशा कलेक्टर को क्या रखना पड़ता है, रिवर्स बायस। तो एन को एन से ही जॉइन किया, एन को एन से जॉइन करेंगे बच्चों,
नो सर, एन को पी पी से, क्यों? कलेक्टर को हमेशा क्या रखना है? रिवर्स बायस। जी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पार्ट आपका एमिटर जो है, ये कॉमन यूज हो रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पे भी, इस पार्ट में भी यूज हो रहा है ये टर्मिनल, और इस जगह पे भी ये टर्मिनल देख रहे हो आप, जैसा देख पा रहे होगे, ये टर्मिनल दोनों पार्ट में यूज हो रहा है। इसे क्या कहेंगे बच्चों हम लोग? कॉमन एमिटर टाइप। ये समझा आप लोगों को? ये एनपीएन में भी हो सकता है, पीएनपी में भी हो सकता है। तो कॉमन, ये समझ में आया किसी को भी? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इस तरह से यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक को आपको कॉमन यूज करना पड़ेगा एक टर्मिनल को, क्योंकि यहाँ 3 ही टर्मिनल है। ये समझा क्या बच्चों आप लोगों को? यस सर। तो अब मैं उस पे ज्यादा जाता नहीं हूँ, ये आप लोग समझ चुके हो। अब मुझे बताना है पीएनपी के वर्किंग। अब मुझे पीएनपी का वर्किंग समझाना है, ठीक है? तो मैं उसे पीएनपी का वर्किंग समझाने का ट्राई करता हूँ। एनपीएन आ गया, ये देखिए, ये पीएनपी का वर्किंग समझाना है मुझे। ये जरा अच्छे से आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा बच्चों, ये पी है तो इसमें क्या होगा? ये जो देखिए, ये हॉलो वाला जो पार्ट दिखाया है, ठीक है, ये इनके होल्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनका। इसमें ये होल्स है, आपको पता है कि पी में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, और एन में ये देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बहुत लाइटली, ये थिन रीजन है और बहुत लाइट है, लाइटली डोप्ड है, और ये थिन रीजन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और ये वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो कि ये भी कौन सा है आपका, एन टाइप है कि पी टाइप है? पी टाइप है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? होल्स होंगे। तो इसका वर्किंग का फेनोमेना आपको बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ जैसे ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? ये बेस हुआ, और ये आपका क्या हो गया? एमिटर हुआ। तो बेस और एमिटर, मतलब ये जो टर्मिनल आ रहा है ये आपका, ये हमेशा कैसा होना चाहिए? इसे कैसे कनेक्ट होना चाहिए? फॉरवर्ड बैच। यस। इसे फॉरवर्ड बैच कर दिए। देखो आप, पी को पॉजिटिव के साथ अटैच किया है, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ किया है। ये समझा आप लोगों को? यस सर। और इस पार्ट में जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कलेक्टर है, इसे तो हमें रिवर्स बैच करना है। ये पी है, तो इसे हमने बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से ज्वाइन किया है। ये देख पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। और इस साइड की बैटरी का स्टोरेज हमें, मतलब ज्यादा, ये इसकी एनर्जी ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है। इससे ये दिखाने के लिए हम लोग ऐसी बैटरी दिखाते हैं। ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये आपका कलेक्टर कंफर्म हो गया। ये समझा बच्चों आप लोगों को? यस सर। जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे होता क्या है? जैसे देखिए, यहाँ पे हम ये फॉरवर्ड बैच कर दिए। फॉरवर्ड बैच करने पे भी आपको पता है कि ये जो जंक्शन यहाँ पे बनेगा, फ्यू ऑफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे और कुछ होल्स यहाँ आ जाएंगे, और ये डिप्लेशन रीजन बनता, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के बाद ही ये जो बैटरी है, इसको ओवरकम करने के बाद इसको क्या करते जाता? श्रिंक करते जाता डिप्लेशन रीजन को यहाँ के, ठीक है। और यहाँ से जो भी ये आपके, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, या ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहाँ से मूव कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यहाँ पे 2 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे कौन सा, ये देखिए, जैसे कि मैं, ये एमिटर है, ये बेस है, और यहाँ पे मैं कुछ ये डिप्लेशन रीजन बना रहा हूँ पहले, इनिशियली डिप्लेशन रीजन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ ये, ठीक है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल यहाँ से आया है, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें कॉमन बेस यूज किया है, हमें कुछ और कॉमन एमिटर देखना है जो आपके सिलेबस में है, वो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, बट पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। वर्किंग ऑफ पीएनपी देखते हैं, फिर हम बाकी चीजों को समझते हैं। ये समझ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी। तो यहाँ देखिए ना बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है,
और हेवीली डोप्ड है ये। मैंने बोला था एमिटर बहुत हेवी डोपिंग होती है एमिटर में, और यहाँ पे मॉडरेट डोपिंग है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और लाइट डोपिंग है, रीजन भी बहुत थिन है। तो यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हो। अब ये देखिए, ये रीजन को आपने ये कौन सा है, ये PNP, इसे आपने जब बैसिंग कर रहे थे तो इसे आपने पॉजिटिव से और इस पार्ट को आपने नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया है। यहाँ लेके आप आ रहे हो इसे। कलेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बैस्ड, पॉजिटिव को नेगेटिव से। ये पार्ट आपने यहाँ कंप्लीट कर दिया, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों आप जब ये देखते हो, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, यहाँ से आप क्या मानते हो, यहाँ से ऐसा समझ जाइए कि पॉजिटिव होल्स भी पॉजिटिव होते हैं, तो इनको इनके ऊपर फोर्स लगाता है। कौन सा पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या, कौन सा फोर्स लगाता है बच्चों, रिपल्शन वाला फोर्स लगाएगा। बहुत ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये यहाँ से इनको, यहाँ पे ये आके जम कर गए। बट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। होल्स क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और होल्स यहाँ आ जाएंगे, तो होल्स यहाँ आए, बट इनमें ये रीजन बहुत थिन है, ये रीजन बहुत थिन है, और इसमें डोपिंग भी बहुत कम हुई है, तो यहाँ पे बहुत कम मतलब रिकम्बाइन हो पाते हैं, ये जगह पे कम आ पाते हैं, और इसमें से बहुत सारे जो हैं ये पास हो जाते हैं किसमें, कलेक्टर में, क्योंकि रीजन भी थिन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कम है जिनको ये कर पाए कवर, तो ये यहाँ से होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर मान लीजिए यहाँ से आप ऐसा मान के चलिए, यहाँ से 100 होल्स मूव हुए, तो बच्चों यहाँ पे डोपिंग कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहाँ पे कितना होल्स रुक सकते हैं, जहाँ पे नेगेटिव रहेगा वहीं पे होल्स आके रुक सकते हैं, क्योंकि वही अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ जाइए 5 के अबाउट अगर आ रहा है, तो 95 इस रीजन में, और ये थिन भी है, तो इस रीजन में रुकते नहीं है, 95 जो है इस साइड ट्रांसफर हो जा रहा है। ये आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. जी। अच्छा, इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि ये शांत रहते हैं, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला होल्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते रहता है। नेगेटिव वाला होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यहाँ आ जाता है। अच्छा बच्चों, जब ये पार्ट आपका, आप इसे जब कंसीडर कर रहे हो कि होल्स ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है होल्स, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? Positive to negative. जी, ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा, अगर आप दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू से आप देखो, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो ये एक साइड तो हमने समझ लिया कि होल्स यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए होंगे, समझ में आया बच्चों? और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखो ये है, यहाँ पे देखो जैसा देख पा रहे हो, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ड्रॉ किया है। इलेक्ट्रॉन देखिए बैटरी की तरफ आ गए, समझ में आया? जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब बैटरी की तरफ आ रहे हैं, ये समझ में आया? तो करंट किस साइड जाएँगे? इस साइड जाएँगे। ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो अब इसमें बच्चों अगर मैं डायरेक्शन वाइज़ अगर इसमें मैं समझा सकूँ, तो करंट आपका जो ये पार्ट था इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। तो करंट जो है यहाँ से एमीटर से ही, ऐसा आप मान सकते हो कि होल्स के मूव होने की वजह से यहाँ से इन्हीं से इन दोनों को गया है। तो ये जंक्शन बन गया आपका। जंक्शन पे ऐसा आप मान रहे हो कि एमीटर से करंट आ रहा है, ये से जैसे मैं ड्रॉ करता था, ये वाले पोजीशन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ये बेस है, जैसा आप देख पा रहे होगे, बेस है। ये देखिए, ये वाले पार्ट में ये पीएनपी मैंने ड्रॉ किया है, पीएन, और ये पी। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ कहाँ होगा बच्चों? टुवर्ड्स एन होगा कि पी होगा? पी से एन होता है ना? ये दिखा रहा है Yes. कि एमीटर से करंट इस साइड जा रहा है, ठीक है? तो ये जैसे ही पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ जंक्शन फॉर्म हो रहा है बेस पे,
ये आपका एमीटर हो गया, ये कलेक्टर। तो आप यहाँ पे किरचॉफ का जंक्शन लॉ से समझ सकते हो कि जो भी ये जैसा ये एक जंक्शन है और यहाँ पे करंट कौन लेके जा रहा है, एमीटर से करंट जा रहा है। और ये देखिए ये पार्ट को समझ में आया, यहाँ से जितना भी करंट यहाँ आएगा ये लोग उतना ही करंट लेके जा पाएंगे इन डायरेक्शंस में। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आप समझिए, यहाँ पे ये वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाता हुआ। और बेस से भी इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. सॉरी, यहाँ पे मैंने ये रॉन्ग ड्रॉ कर दिया है, आप लोग नहीं बोल पाए थे इसीलिए मैंने बोला कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। होल्स देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब होल्स का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब कि एमीटर से बेस की तरफ जो करंट आया है ये जंक्शन की तरह काम कर रहा है, और बेस से भी होल्स आगे चले जाएंगे। ये देखिए होल्स जो है ये होल्स यहाँ से ऐसे जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट बेस से निकलता हुआ दिख रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी होल्स देखिए बैटरी के इस साइड में आ रहा है और यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। ये ऐसा जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए ये करंट यहाँ जाता हुआ एमीटर है, ये यहाँ से करंट जा रहा है अगर आप देख पा रहे हो। और ये 2 पार्ट में बेस से करंट बाहर निकल रहा है और एमीटर से बाहर निकल रहा है। तो जंक्शन लॉ जब अप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जितना करंट आएगा जंक्शन पे कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं होता है बच्चों। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने किरचॉफ का Yes. जंक्शन लॉ? जी, तो Yes. वहां से ये क्या प्रूव हो जाएगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये समझा क्या आप लोगों को? चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, ये रूल सबके लिए रहता है। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यहाँ होल की वजह से, वहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. पक्का समझ में आया है? Yes. जी। तो अब हम ये पार्ट को, यहाँ पे ये हमारा पार्ट जो है खत्म होता है, इसकी वर्किंग को आप समझ चुके हो। अब यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बताना है, बट उसके पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर को मैं बताता हूँ। उसके पहले आप लोगों को एक शॉर्टकट कुछ बताता हूँ, उसे याद रखिएगा, मैं डिफरेंट प्लेस पे उसे यूज करूंगा। देखिए बच्चों, आपको ये कुछ याद रखना था। क्यूट एलिफेंट, आपको क्या याद रखना था? क्यूट एलिफेंट, ये एक क्यूट एलिफेंट। फिर उसके बाद आपको याद रखना था बच्चों, सुनाई दिया आप लोगों को, समझ में आया ये मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? क्यूट एलिफेंट। फिर उसी को किसी, मतलब समझ जाइए, 3 फ्रेंड साथ में जा रहे हैं, उनमें से किसी ने एलिफेंट को देखा तो एक ने कहा क्यूट एलिफेंट, तो दूसरे ने कहा क्यूट बेबी, ठीक है, और तीसरे ने बोला कि एलिफेंट बेबी। अब ये क्यों लिखा रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत थी हमें? ये देखिए आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये करंट, अगर कहीं पे कंपैरिजन आया या रेशियो आया कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का, तो उस रेशियो को, वो रेशियो को हम बोलते हैं अल्फा। और कहीं पे अगर रेशियो आया कलेक्टर करंट टू बेस करंट, तो इसे हम कहेंगे बीटा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes. ये इसे हम कहेंगे, ये जो रेशियो बनेगा इसे हम कह सकते हैं गैमा। बट ये आपको यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपको यूज होगा, बट ये आप जान के रखिए, अगर नीट या सीईटी कुछ भी आगे देते हैं तो ये शायद पूछ सकता है, बट ये दोनों आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. याद याद रहेगा ये? Yes. जी। अच्छा, यहाँ पे सर्टेन टाइम्स क्या होगा, ये जब आप याद रखोगे तो ये अलग अलग तरीके से कैसे आ सकता है। देखिए चेंजेस क्या हो सकते हैं, अगर बैटरी यूज किया है तो बैटरी डीसी सोर्स होता है,
तो वहां पे ये DC लिखा तो भी वैल्यू यही रहेगा, अब तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ICIE। अगर यहाँ पे इन्होंने कोई चेंज होता हुआ सोर्स रहा है, जैसे माइक्रोफोन पे बोल रहा है तो उसमें जो चेंज होता रहता है वो AC सोर्स वहां पे यूज होगा। AC तो चेंज इन आ जाता है, फिर करंट में चेंज इन से दिखाते हैं, चेंज इन, क्योंकि वो बार बार चेंज होते रहता है ना बच्चों AC मतलब। यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन एमीटर करंट। बस इतना ही डिफरेंस आ सकता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को इन्हीं दो तरीकों में से लिखा जा सकता है। इसी तरह से इस फॉर्मूले को भी ये ऐसे ही दो तरीकों से आपको बुक में देखने मिल जाएगा या कहीं अच्छी जगह देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको ऐसे ही देखने मिल सकता है। ये हो सकता है बीटा DC इज इक्वल टू बीटा DC इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ये समझा है कि आप लोगों को मैंने शॉर्टकट में याद तो करा ही दिया है ना। यस यहाँ पे ये AC वाले पार्ट को आप क्या लिखोगे, चेंज इन, क्योंकि AC मतलब चेंज होगा। समझ में आया, कांस्टेंट तो होगा नहीं। DC मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन नहीं, एक जैसा वैल्यू। और यहाँ पे AC मतलब फ्लक्चुएशन, तो आप चेंज लिखते हो, चेंज इन IB। ये इस तरह से आपको देखने को आगे मिल सकता है। ये समझा है आप लोगों को, ये समझ में आया है? Yes. जी। Yes. चलिए हम आगे चलते हैं। ये अगर आपको समझ में आ चुका हो तो हम आगे इसे कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों। आपने अभी अभी पीछे क्या देखा बच्चों, आपको क्या लिखा हुआ PNP या NPN मैंने बोला ना, उसमें ये फॉर्मूला बड़ा फेमस हुआ। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये समझ में आया आप लोगों को? यस जी। बता सकते हो आप कि इससे मुझे ना अल्फा और बीटा का रिलेशन जो है डिराइव करना हो। अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन डिराइव करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और नीट में JEE में भी इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए ये वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि इसी से रिलेशन ये डिराइव किया जा सकता है। सिंस आप लोग दूर हो, अदरवाइज क्लास में अगर होते तो ये रिलेशन मैं खुद ही आप लोगों को बोलता कि आप लोग डिराइव करो, ठीक है। हमें गैमा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसमें देखिए एरर क्या कर सकते हैं, पहले वो देख लेंगे, और कैसे हम इसे डिराइव कर सकते हैं वो हमें देखना है। आप लोगों को क्या पता है बच्चों कि IC अपॉन IE, अगर ये वाला पार्ट रहा तो ये अल्फा होगा ना बच्चों? Yes, sir. जी। और IC अपॉन IE, ये तो समझ में आ गया आपको। IC अपॉन IB रहा, समझ में आया बच्चों? तो आपका क्या बच जाएगा, ये बीटा। तो हम एक काम करते हैं, देखो इसमें भी IC है बच्चों, इसमें भी IC है, ठीक है। और हमें गैमा वाले में IC नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सब में IC से सबको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें गैमा वाला रिलेशन नहीं चाहिए। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे भी IC से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, और इस पूरे रीजन को भी IC से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जी। अच्छा बच्चों, ये ये रिलेशन में ये IE को मैं इसके अपॉन के टर्म में लिख सकता हूँ, इसको यहाँ 1 लिख दूं, और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, IC अपॉन IE। मीनिंग देखिए सेम होता है, अपॉन का अपॉन क्या होता है, ऊपर चला जाता है ना। नहीं समझा? समझा यस sir. जी। इसके बाद पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए। ये वाला पार्ट आपका कैसा होता, IB अपॉन IC, और यहाँ पे आप लिख सकते थे IC अपॉन IC। ये तो आपका कैंसल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो बच्चों जैसा आप इतने समय तक समझ पा रहे हो, ये वाले पार्ट में भी, ये वाले पार्ट में C अपॉन B होना चाहिए, ठीक है। इसे हम कैसे C अपॉन B कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 लिख दूं, ये IB को इसके अपॉन में ला दूं,
IC अपॉन IB। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर। तो क्या ये हेल्प कर सकते हो आप लोग? ये बता सकते हो मुझे कि ये रेशियो को क्या कहेंगे? क्यूट एलिफेंट क्या होता है बच्चों? अल्फा ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ये समझे क्या आप लोग? Yes, sir. जी। अब इसी से आपको रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा के लिए। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या करते हो, ये अगर आपको समझ में आ चुका हो तो मैं ये समझा दूं कि आप इस पार्ट को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई करते, तो ये 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और ये बीटा आएगा और बीटा इंटू 1। ठीक है, इतना समझा बच्चों? यस सर। इसके बाद आप एक बात बताइए, इस पार्ट को अगर मैं फ्लिप कर दूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूं, तो यहाँ पे भी मुझे वही करना पड़ेगा रेशियो में। इसको क्या बोलते हैं? यस, इन्वर्टेंडो। जी, ये इन्वर्टेंडो आपने अप्लाई कर दिया और ये आपको मिला बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इस तरह से ये आपका पहला रिलेशन, आपका जो भी है, ये आपका रिलेशन डिराइव होता है। समझ में आया? यस सर। इससे आप लोग काफी प्रैक्टिस करिएगा। इस क्लासरूम में होते तो मैंने कहा जैसे कि मैं आप लोगों से ही करवाता ये, बट दूर हो, आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक रिलेशन हुआ, समझ में आया, अल्फा और बीटा का। तो क्या इस तरह से बीटा का भी डिराइव किया जा सकता है? जी। तो आंसर होगा जी हाँ, वो भी डिराइव हो सकता है। उसमें आप क्या करोगे, 1 अपॉन बीटा को यही रहने देते, जैसा कि ये इक्वेशन आप देख पा रहे हो। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन बीटा को ट्राई करते हैं कि ये 1 अपॉन बीटा यही रहे और ये जो 1 वाला पार्ट है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. जी। तो अब ये देखिए, इस पार्ट को कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। अब ये पार्ट को आप फिर से इन्वर्टेंडो अप्लाई करते हो, यहाँ मिलता है बीटा और ये आपको मिल जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस तरह से ये रिलेशन भी आपको आप डिराइव कर सकते हो। ये समझा क्या बच्चों आप लोगों को? यस। अच्छा, अगर अब आप अपनी टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होगी, है आप लोगों के पास आपकी टेक्स्ट बुक? यस सर। उसमें ये रिलेशन रॉन्ग डिराइव किया है शायद, इसमें प्रॉब्लम हुआ था। एक बार आप देखिएगा तो, ये आप खुद डिराइव किए हो, आप लोग देख रहे हो कि आप 100% राइट हो, आपने मैथ्स के सारे रूल देखे और आपको सभी चीजें समझ में आई हैं। आपका बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आना चाहिए और टेक्स्ट बुक में कुछ गलत डिराइव किया है। तो आप टेक्स्ट बुक की उस चीज को करेक्ट कर लीजिए, या तो मैं कहूंगा कि आप अपने नोट्स को यूज करिएगा, तो वहां पे लिख लीजिए यूज नोट इस पार्ट के लिए। समझा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो हम अब आगे चलते हैं बच्चों। कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर देखना है जो एम्प्लीफिकेशन कर सकता है। ठीक है, और ये एम्प्लीफिकेशन क्या होता है इसे समझते हैं। ये समझ में आया? यहाँ कोई डाउट है क्या आप लोगों में से किसी को? नो सर। डाउट नहीं है ना बच्चों? जी। ये आप लोगों को आपके स्क्रीन पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों? यस। जी। तो ये देखिए, एनपीएन मतलब ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये बैटरी आपने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे करंट कहाँ, करंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए बेस की तरफ करंट जाता हुआ दिखेगा, दिखाई दिया? Yes. क्योंकि मैं डिफरेंट कलर का यूज करता हूँ, शायद ज्यादा अच्छा समझा पाएगा ये पार्ट। अच्छा, यहाँ पे ये समझ में आया ना करंट किस ओर जा रहा है? और यहाँ पे आप देखिए, ये वाले पार्ट में
करंट आपको इस ओर जाते दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका करंट बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है पीएनपी से अपोजिट, लेकिन ये भी जंक्शन रूल को ओबे कर रहा है। यहाँ पे बेस भी करंट लेके आ रहा है और कलेक्टर भी करंट लेके आ रहा है, और सिर्फ करंट लेके जाने का काम कौन कर रहा है? एमीटर। तो जंक्शन रूल को यूज करते हुए ये आई है और ये आपका आईबी है और ये बच्चों आईसी है। अगर जंक्शन रूल को यूज किया जाए तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई चार्जेस स्टोर नहीं होते, मतलब जाने वाला जो करंट है वो किसके इक्वल होगा? जितना अमाउंट आया है, दैट इज आईबी प्लस आईसी। ऐसा ही कुछ पीएनपी में भी डिराइव हुआ था बच्चों, फॉर्मूला सेम था, बस वहाँ मेथड अलग था, वहाँ होल्स की वजह से थे, यहाँ में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाके किया है। ये समझ में आएगा बच्चों? Yes, sir. अच्छा, इसमें वर्किंग कैसे होता है? ये देखिए, ये एनपीएन है, तो ये टर्मिनल को अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, इसको फॉरवर्ड बायस करने का मतलब एन को नेगेटिव से ज्वाइन किया है और पी को पॉजिटिव से। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. और यहाँ कलेक्टर को देखो, रिवर्स बायस करना था, तो ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव से ज्वाइन कर दिया। बस इतना ही हमारे लिए काफी था समझने के लिए। समझा आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो इसमें देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा ये लाइटली डोप्ड है, ठीक है, तो इसमें होल्स क्या रहे होंगे? कम रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा। ये इनको इनके इनको अट्रैक्ट नहीं करता बच्चों। निगेटिव निगेटिव को क्या करता है? रिपल्शन होता है। तो ये इनको रिपल्शन होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे। सपोज करिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से भागे, बट यहाँ पे होल्स कम है, तो यहाँ पे कम, यहाँ समझ जाइए एक पतला सा गेट है और उसमें होल्स कम है। इसमें ये रीजन पतला है और ये लाइटली डोप्ड है, तो इसमें होल्स कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक पाएंगे। 100 में से सपोज करिए कि यहाँ पे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन से रुक पाए, कितनी लाइट डोपिंग होगी? और बाकी के 95 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जैसे वहाँ होल्स के साथ हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है, इस रीजन में पहुंच जा रहा है। ये रीजन बहुत पतला है, समझ में आया बच्चों? और यहाँ समझ जाइए बैठने की जगह कम हो और यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हो और ये जगह, कोई बीच में बेटा रुकना चाहता है? अगर कम सीट हो तो नहीं, तो 100 लोग हैं। समझ में आया क्या ये आपको बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव मतलब यहाँ पे हैवी इमिटर है। ये एमिटर मतलब हैवी डोपिंग, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये बैटरी से जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस किया है, तो ये इनको रिपल्शन ऑफर करते हैं, बहुत हैवी रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो डिप्लेशन रीजन है, आपको जैसे फॉरवर्ड बायस में किया, ये तो पतला हो चुका है, ये यहाँ से यहाँ भागते हैं, बट ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होल्स की डोपिंग बच्चों को बहुत कम हुई है और ये रीजन भी पतला है। हम पढ़ते हैं कि बेस बहुत लाइटली डोप्ड होता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? होल्स की तरफ। तो यहाँ पे इनके साथ कंबाइन तो बहुत कम ही हो पाएंगे और बाकी सब भाग के जो जो है यहाँ चले आएंगे। तो इसी को मैं बोलता हूँ कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो उसमें से 5 ही यहाँ ट्रैप हो सकते हैं और 95 निकल जाता है इस रीजन पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में आप करंट का डायरेक्शन मानते हो। ये समझा क्या बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो इस तरह से पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप समझते हो। और एनपीएन क्यों यूज होता है बच्चों? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, डोपिंग में किसकी मोबिलिटी दिखाई जा रही है? इलेक्ट्रॉन। किसकी मोबिलिटी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। और ये आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब आपको मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अदरवाइज मैं मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिखता कि यहाँ पे समझ में अप्लाइड फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे ये बताया जाता है जो ज्यादा ड्रिफ्ट कर सकता है, तो ड्रिफ्ट ज्यादा कौन कर सकता है, या किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो पीएनपी की जगह इस सेम रीजन की वजह से एनपीएन को यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी अच्छी मिलेगी और हमें अच्छी एफिशिएंसी मिल सकती है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही यूज करेंगे हम। ये समझा है आप लोगों को? Yes. Yes. जी। ये पार्ट में, ये पार्ट देखिएगा, ये पूरे पार्ट को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, अगर आप लोगों को ना समझा हो तो।
ये समझा है आप लोगों को? Yes, sir. जी, चलिए। तो हम इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, ठीक है, कॉमन एमिटर को हम एम्पलीफायर की तरह समझने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। ये पार्ट है। इसके बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जो पार्ट है सिर्फ लॉजिक गेट यहाँ पे रह जाएगा। ये पार्ट में आप देख रहे हो बच्चों, ये किसे रिप्रेजेंट करता है ये बता सकते हो? ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा ये पार्ट? ये जो स्टूल जैसा पार्ट है Base. जी। और एक और बात, इसमें एमीटर में करंट यहाँ गया है, तो क्या आप गेस कर सकते हो ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर होगा? NPN. जी, एनपीएन। बहुत अच्छे बेटा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसमें आपको पता है कि बेस और इमीटर को क्या करते हैं बच्चों? फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो देखिए आगे किया है इन्होंने, समझ में आया? यहाँ देखिए, इसको बैटरी के, ये पॉजिटिव एन पी है, पी मतलब पॉजिटिव, यही आपने कहा ना, एन पी एन। तो ये पी को पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। और इस रीजन को जो आउटपुट देगा हमें इस रीजन को हम कैसे ज्वाइन करेंगे बच्चों? कलेक्टर हमेशा क्या रहता है? Reverse bias. जी। तो ये नेगेटिव है तो इसको देखिए, इस टर्मिनल को किससे ज्वाइन किया होगा? पॉजिटिव से। देखो ऐसा ही किया है ना बच्चा, यहाँ पे Yes. यही है ना जी। तो ये आप कुछ बार प्रैक्टिस करोगे और रूल बहुत सिंपल मैंने रखा है, ज्यादा इसमें कुछ बताने का ट्राई नहीं किया है। कम में पूरा बुक आपका कवर होता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया है। तो ये आप ऐसे ड्रॉ करोगे। अब बोलोगे ये एम्पलीफिकेशन क्या होता है, तो इसके बारे में मैं कुछ समझाता हूँ। आप लोग ने देखा होगा कि जैसे सर्टेन क्लासरूम्स में ऑनलाइन या ऑनलाइन वीडियो बनाने वाले या बहुत लोग ऐसा एक माइक यूज करते होंगे, और इसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं बच्चों, और एक पार्ट इसका समझ में आए, एक स्पीकर आप बोल सकते हो, स्पीकर से कनेक्टेड पार्ट हो। तो ये स्पीकर क्या करता है बच्चों? स्पीकर क्या करता है? माइक्रोफोन से हम बोलते हैं, स्पीकर क्या करता है बता सकते हो आप? माइक्रोफोन में हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्या बच्चों? धीरे से बोल. जी, हम बहुत आराम से बोलते हैं, ठीक। और ये लाउड स्पीकर क्या करता है? उसे जोर से बोलना दिखा देता है। लाउड स्पीकर तो जोर से बोलता है ना बच्चों? Yes, sir. जी। तो इसमें बीच में हुआ क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमें जानना। ये पार्ट में अगर आप देखो, अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको कम एनर्जी, धीरे बोलना मतलब आपको कम एनर्जी समझ में आती होगी, और यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? हाई एनर्जी समझ में आ रहा है। समझा बच्चों आप लोगों को ये? Yes, sir. लेकिन कंजर्वेशन इसमें बच्चों, एनर्जी का कंजर्वेशन में आपने क्या पढ़ा है? एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कैसे हो गया कि लो एनर्जी हाई एनर्जी हो जाए बच्चों? बीच में इसका मतलब एनर्जी थोड़ी बन जाएगा, क्रिएट थोड़ी होगा। ये पार्ट कैसे होगा? ये लो एनर्जी वाले पार्ट को आप हाई एनर्जी मतलब लो इनपुट को आप हाई आउटपुट, ये आपका लो एनर्जी जो था ये इनपुट था, और ये आपने जो हाई ऑब्टेन किया ये आउटपुट है। ये कैसे ऑब्टेन हो गया, ये एक समझने वाली बात होगी। तो बच्चों ये हमें समझ में आ गया कि कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन है होता है। तो वो रूल हमें समझाता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये एनर्जी ऐसा होना अपने ओन से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बैटरी से, किसी बैटरी से एनर्जी सप्लाई करें, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? Yes. कोई बैटरी अपनी एनर्जी सप्लाई करे इस लो एनर्जी में, ये हाई हो सकता है। समझ में आया? इस फेनोमेना को, ये जो लो इनपुट से हाई आप ऑब्टेन कर रहे हो, या जो भी ये वेरिएशंस आप कर रहे हो, या अगर मान लीजिए यहाँ हाई हो और आप लो कर रहे हो, समझ में आया?
ऐसे फेनोमेना को जो भी वेरिएशन आप ला पा रहे हो बैटरी की हेल्प से, इसे कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? एम्प्लीफिकेशन। ये समझा है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. जी। तो ये एम्प्लीफिकेशन अगर मैं समझा सका हूँ, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इन चीजों को जानना। यहाँ देखिए, अब ये पार्ट में अब हमें क्वेश्चन उठता है कि इसे माइक्रोफोन ही नहीं बच्चों, माइक्रोफोन इनपुट होगा हमारा, मतलब इधर कहीं हम ज्वाइन करेंगे ये रीजन में लाके। अच्छा, ये चेंज होता हुआ एसी सोर्स के साथ रहेगा, माइक्रोफोन यहाँ पे करते हैं, और ये रीजन में आउटपुट होता है, यहाँ पे हम स्पीकर को ज्वाइन करते हैं, इसमें से आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे बच्चों समटाइम्स क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन सिर्फ माइक्रोफोन और स्पीकर का ही नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस होते हैं, जैसे आप अपना कैमरा अपने यहाँ पे अटैच किया, और आउटपुट में आपको कैमरे का जो भी फोटो है वो आपको बड़ा मीन्स आपको लार्ज चाहिए, एम्पलीफाइड चाहिए, या उसमें कुछ डिटेल्स और माइनर डिटेल्स देखना हो, जैसे पुलिस देखिए क्या करती है, कोई सीसीटीवी लेती है और उसके माइनर डिटेल्स पे जाती है, तो वो भी एम्पलीफिकेशन होता है। तो उसमें भी ये डिवाइस यूजफुल है। एम्पलीफिकेशन मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, या एनर्जी में वेरिएशन जो लाया जाता है एक्सटर्नल बैटरी सोर्सेज से, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ये आप लोगों को समझा? Yes, sir. जी। तो चलिए इस चीज को मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें देखते हैं कि कितना आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो चुका है, और ये नेगेटिव, मतलब ये हमारा क्या हो चुका है? फॉरवर्ड बैच। ये कौन सा रीजन है? बेस इमीटर। ये कौन सा रीजन था बच्चों? बेस इमीटर। और ये कलेक्टर इमीटर रीजन है। ये समझा? Yes, sir. बेस इमीटर बच्चों, जैसा मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ कि माइक्रोफोन इस रीजन में ही अटैच करता है, तो इनपुट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इनपुट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और आउटपुट के लिए ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो कलेक्टर इमिटर और कलेक्टर करंट, ये दो टर्म आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे बेस करंट एंड बेस, इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा और इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा, इन चीजों को आपको समझना चाहिए। तो इसी को मैं कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है? इतना इतना समझा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो बच्चों मैं यहाँ पे दो बहुत सिंपल दो प्रिंसिपल लिखवाता हूँ। वो प्रिंसिपल आपको समझने के लिए हेल्पफुल होंगे, जिसमें कि एक हमने एक प्रूव किया था। ये थोड़ा क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत कुछ ड्रॉ कर रखा है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे लिए लिखने के लिए। आप लोगों को अगर ये समझ चुका हो तो फिर मैं देखिए ये बताऊंगा, ये वाले पार्ट में मैं दो प्रिंसिपल लिख रहा हूँ। पहला क्या है बच्चों? आपको ये याद रखना है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्या ये याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. और एक और प्रिंसिपल है बच्चों, अगर आप समझ सको तो देखो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये किसके बीच में है? बेस एंड एमीटर के बीच में। एमीटर को कॉमन ग्राउंडेड कर दिया गया है, जीरो पे ले जाके, मतलब इसकी अर्थिंग कर देते हैं, समझ जाइए। ये यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इसको बोलते हैं बेस एमीटर वोल्टेज। ये समझा क्या? Yes. और ये कलेक्टर, ये जो कलेक्टर वाला पार्ट आया है ये, और ये जो एमीटर है, इसके बीच के जो पोटेंशियल को यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, क्योंकि बैटरी भी आ गई है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं बोलूंगा, बैटरी का नहीं, ये बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कलेक्टर वाले पार्ट और एमीटर वाले पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में जो होगा उसे मैं बोलूंगा कलेक्टर एमीटर। पोटेंशियल अक्रॉस, समझ में? वोल्टेज ड्रॉप या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इनके अक्रॉस इतना होगा। ये समझ में आया क्या? वोल्टेज ड्रॉप सही वर्ड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर VCE से रिप्रेजेंट करेंगे। ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा बच्चों, एक और पार्ट रह जाता है
जो कि हमारी टेक्स्ट बुक नहीं दिखाती है, बट इसे जानना जरूरी है। अगर आप सारे कैरेक्टरिस्टिक अच्छा से समझना चाहते हो तो ये पार्ट भी हमें समझना चाहिए। अच्छा, ये 2 पार्ट तो हुआ, बेस एमिटर हो गया, कलेक्टर एमिटर हो गया। बेस और इसके बीच में देखो एक पार्ट यहाँ पे ये रह जाता है, ये पार्ट। कलेक्टर और बेस के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस आ सकता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, इसे हम बोल सकते हैं कलेक्टर बेस। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको हम? कलेक्टर बेस। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा बच्चों, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप डायग्राम अच्छे से देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कलेक्टर और एमिटर के बीच में है। तो इसी को आप यूटिलाइज करके क्या आप ऐसा लिख सकते हो, कलेक्टर एमिटर इज इक्वल टू ये प्लस ये। इसे आप कैसे लिखोगे? प्लस बेस एमिटर के वोल्टेज प्लस बेस या कलेक्टर बेस का वोल्टेज। ये पार्ट अब ये समझ में आया है कि आप लोगों को, ये जो मैंने अभी अभी लिखा है, Yes, sir. ये 2 रूल अगर आप याद रख सकते हो तो मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर ये 2 रूल आपको समझ में आ चुका हो तो ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये दोनों रूल समझ में आया है आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो ये देख सकते हो, अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब पहले इनपुट के लिए करेंगे, फिर आउटपुट के लिए। तो इनपुट का रीजन कौन सा है बच्चों? ये वाला रीजन आपका इनपुट दिखाता है ना, इसी के अक्रॉस जॉइंट रहता है ना हमारा माइक्रोफोन। ये कैसी बाइसिंग होती है इसकी? फॉरवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इंटरेस्टिंग देखिए क्या है, इस बैटरी सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी सोर्स को हम बोलेंगे VBB, बेस के थ्रू है ना, इसको बोलते हैं VBB। और इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको क्या हम लोग बोलते हैं? VBE। ये दोनों डिफरेंट है बच्चों। ये बैटरी से दिया गया है, मतलब DC सोर्स से, और ये इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉर्म होता था वो रिप्रेजेंट करता है। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, और आप देखते हो कि इस पार्ट को भी जब आप कनेक्ट करने जाते हो, अच्छा ये कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप क्या बोलते हो? VCE। और ये वाले पार्ट में अगर आप आते हो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग करते हो, मतलब बैटरी जब आप ज्वाइन करते हो, ये आपका क्या है बच्चों? ये P है, ये N है, ये N है। N को आप किससे ज्वाइन करते हो? पॉजिटिव से। समझ में आया? ये जो बैटरी का ये सोर्स अवेलेबल कराते हो इसको बोलते हैं VCC, ताकि ये अलग दिखे इसलिए CC या BE 2 वर्ड थे, तो यहाँ पे भी दिखाने के लिए कि BB ऐसे इसलिए ये रिप्रेजेंट किए होंगे वो। CC मतलब ये सिर्फ बैटरी का DC सोर्स दिखाने का तरीका था ये समझा आप लोगों को क्या? Yes, sir. जी। अगर ये समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पे, ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया हो तो जो भी इनपुट आपका आएगा, ये जैसे यहाँ पे आप माइक्रोफोन जिसमें आप बोलते हो तो ये AC सोर्स है। यहाँ पे बच्चों एक कैपेसिटर यूज करते हैं, इस पार्ट में कैपेसिटर लगाते हैं। अब बोलोगे कैपेसिटर क्यों? तो कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं बच्चों, जरा सुनिएगा अच्छे से। ये बैटरी है, बैटरी दिखाई दे रहा है ये आपको? Yes, sir. बैटरी क्या कर सकता है, ये DC का सोर्स अगर ये नहीं अप्लाई करते तो ये करंट जो है बच्चों इधर आ सकता था, जो हम बोलते हैं उस पे इफेक्ट डालता। देखिए समटाइम्स माइक जो भी बोलते रहते हैं उसमें कुछ आवाज आती रहती है, ऐसा कैसा कुछ अलग ही आवाज आती रहती है, ना बोलो तो भी कुछ खर-खर ऐसी आवाज आती रहती है ना? Yes. Yes. वो ये कैपेसिटर उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ होता है उसमें, इसकी वजह से। तो ये कैपेसिटर वहाँ लगा देते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर जैसा आप जानते हो कि DC को क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रोक देता है। DC को क्या करता है? ये रोक देता है कैपेसिटर, बस इतना ही इसका काम है। और AC को अलाउ करता है। ये जो आप बोलते हो, जो भी वेरिएशन आता है आपके बोलने का, उसको अलाउ करता है। और यहाँ से जो करंट आ रहा है ये दोनों साथ मिलके आगे जा पाएंगे, दैट इज बेस करंट। ये आपका इनपुट होगा।
ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जी। इसमें जब बाहर भी ये पार्ट निकलता है बच्चों, तो माइक में जब जॉइन करते हैं, तो वहाँ पे भी जो ये आउटपुट निकलने के पहले बच्चों यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर लगाने का मकसद ये होता है कि जो भी बैटरी है, ये बैटरी समझ में आया बच्चों? इसका पार्ट यहाँ ना आ सके, समझ में आया? और ये पार्ट इसके थ्रू आ पाएगा। यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो हमें दिख पाएगा। ये बैटरी यहाँ नहीं लगाते, सॉरी, इसके आगे यहाँ पे लगाते हैं, सीसी के बाद। यहाँ पे आउटपुट जॉइन करते हैं, ताकि इसके ये जो बैटरी है, ये इसके थ्रू कुछ भी भेज जा सके। समटाइम्स आपने स्पीकर में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा खरखराने का आवाज़ आता है या लंबा कू ऐसा कोई एक वॉइस जो आती है, वो कैपेसिटर के खराब होने के बाद आती होगी। चलिए, ये सिलेबस में नहीं है, अगर ये पार्ट आप नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता सका हूँ इन सब चीज़ों में, कि मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, कि इसमें इनपुट करंट कौन शो करता है? इनपुट करंट मतलब ये जो भी चेंजेस आप करते हो माइक्रोफ़ोन में, जो भी आप बोलते हो, उसका चेंज यहाँ पे आपको कौन रिप्रेज़ेंट कर पाता है? आईबी। कौन दिखा पाता है बच्चों? आईबी, ना? और किसके साथ आईबी और किस ये वाला वोल्टेज आपका बड़ा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, बीई, बेस और एमिटर। तो ये इनपुट वोल्टेज है आपका और ये इनपुट आपका करंट है। तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? आईबी और वीबी का ग्राफ ड्रॉ किया। दिखाई दे रहा है बच्चों? Yes, sir. इसमें ये वाले पार्ट में अगर बच्चों यहाँ से ये मान लीजिए इसको आप इंक्रीज करते हो, वोल्टेज को ये इंक्रीज करते हो, मान लीजिए ये वेरिएबल है, ये आपने इंक्रीज किया, यहाँ से इनपुट है आपका, ठीक है? तो जब ये इंक्रीज करते हो तो वीबीई मतलब बी बढ़ जाएगा, तो वीबीई में डिफरेंस आएगा। देखिए, ये बीई को आप बढ़ा रहे हो, जैसे-जैसे आप बढ़ा रहे हो, तो होता क्या है बच्चों यहाँ पे, बीई से ये आईबी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक और फैक्टर है, आप ये फ़ॉर्मूला देखिए। ये फ़ॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. इसमें कलेक्टर ये जो है वीसीई, ये इसे कंट्रोल करता है। सिर्फ बीई से कुछ नहीं हो सकता है बच्चों। आपको इसको कंट्रोल करने वाला ये है। अगर ये ज़्यादा होगा, इसके भी समझ में आया? ये ज़्यादा होगा, ये वाले पार्ट में अगर आप देख पाओ तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, अगर ये पार्ट अगर कांस्टेंट रखा जाए, तो ग्राफ आपका ड्रॉ जो होता, देखिए पहले पहले तो करंट आपका ये वीबीई है और ये आईबी करंट अगर यहाँ शो कर पाऊँ, इसमें आपको पता है कि नी वोल्टेज के पहले तो ये करंट जाना नहीं है, मतलब करंट में कुछ इंक्रीज दिखेगा नहीं नी वोल्टेज तक, तो मतलब ये जो रीजन बनता है पीएन का, उसे काउंटर करने में टाइम लग जाएगा बच्चों, जो डिप्लेशन रीजन बनता है। तो नी वोल्टेज के बाद इसमें इंक्रीज दिखता है, बट ये जो पॉइंट हम दिखाते हैं ऐसा करते समय इसे हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू हम रखें। क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो आप देख रहे हो इन सब में चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आप लोगों को? मतलब कलेक्टर एमीटर के वोल्टेज से हम इसे रेगुलेट कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू चेंज कर दिया, मान लीजिए फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू था 10 वोल्ट रहा हो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये 10 वोल्ट पे दिखाया है, वीसीई को कांस्टेंट रखा है 10 वोल्ट, तब करंट का दिखाया है आईबी और इसका कर्व। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व में मैं इसके आगे क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि समटाइम्स एंट्रेंस में इसके आगे चले जाते हैं। वो आपके वीसीई कलेक्टर एमिटर को आपने 10 रख दिया है, 10 वोल्ट रख दिया है और यहाँ पे ये जो चेंज इन्होंने दिखाया है, ये पार्ट यहाँ पे ग्राउंड टच होना चाहिए बच्चों, समझ में आया? नी वोल्टेज के बाद ही बढ़ता दिखना चाहिए ये। उसके बाद अगर इस वैल्यू को वीसीई को आपने इंक्रीज कर दिया और तो वो क्या करेगा, वीबीई को भी इंक्रीज कर देगा और ये जो करंट का वैल्यू है, ये जो पहले बहुत ऊपर आ रहा था, ये इसके पीछे आना मतलब आईबी के वैल्यू को कम करना दिखाता है। जैसे-जैसे आप सीई का वैल्यू ये वीसीई, ये मान लीजिए आप 15 लिख लीजिए। तो ये क्या करेगा कि जैसे-जैसे वीसीई का वैल्यू बढ़ेगा,
VBE देखिए आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा हूँ मैं, BE पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, VCE इंक्रीज हो रहा है तो ये पार्ट भी इंक्रीज हो रहा है आपका, और ये IB का जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? तो इसलिए इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है आपके इस वाले पार्ट में दिया हुआ है। ये देखिए, समझो बच्चा, समझे बच्चा, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो देखिए ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है कलेक्टर एमिटर का, ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है, तो बीई का भी वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन किसका वैल्यू कम हो रहा है बच्चों? आईबी का वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये इनपुट, इसको जो आईबी आईबी वर्सेस वीबीई का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि इसका भी इंपॉर्टेंट होता है, कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका भी इंपॉर्टेंस होता है, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes. जी, थैंक यू। अगर ये आप लोगों को समझा है तो अब आउटपुट वाला पार्ट आता है, ठीक है? आपके इसमें मैं इक्वेशन भी लिखूंगा, एक बार फाइनल टाइम पे भी इसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ये आप लोगों को समझ में आ चुका है ना? Yes, sir. जी। अब ये देखिए ना, आपको पता है आउटपुट इसके थ्रू मिलता है हमें, आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। इस रीजन के लिए आपको वोल्टेज जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूजफुल हमें दिखेगा? कलेक्टर एमिटर। क्या दिखेगा? कलेक्टर एमिटर। और कौन सा करंट यहाँ पे हमें आउटपुट में दिख रहा है? कलेक्टर करंट। समझ में आया? तो देखिए, अब हम कलेक्टर करंट और इसका वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप दिखाओगे, ठीक है? अच्छा, इसमें भी बच्चों ये पार्ट को इनपुट, जैसा कि आप ये इक्वेशन देख पा रहे हो, I इज इक्वल टू IB प्लस IC। IC के लिए IB का होना, क्योंकि जितना भी एमिटर करंट है उसमें से कुछ बेस करंट का भी रहना इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग वैल्यू के लिए, ये वैल्यू देखो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है? B का वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस इक्वेशन से समझ सको तो यहाँ पे देखिए, जब B का वैल्यू बहुत कम रखते हैं, जिसमें करंट ही नहीं आता, उसे बोलते हैं सॉरी, जिसमें IB का वैल्यू बहुत कम रखते हैं, 0 के इक्वल, और उसमें भी जो छोटा सा एक पार्ट करंट आए, तो उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ। ये आपको दिया नहीं है, आपको उसके आगे का ही ड्रॉ करना है, ठीक है? अगर IB का करंट आप बेस के थ्रू जो करंट है फ्यू माइक्रो एम्पियर में रखें, तो इसके अक्रॉस आपको मिली एम्पियर, मतलब ये करंट क्या होता है? मैग्नीफाइड होके मिलता है आपको, एम्पलीफाइड होके मिलता है, आप बोल सकते हो। करंट क्या होगा? एम्पलीफाइड होके मिलेगा। समझ में आया बच्चों? जैसे जैसे ये VCE को आप इंक्रीज करते हो, तो आपको किसका वैल्यू इंक्रीज होता हुआ एक टाइम बाद देखिए, पहले ये इंक्रीज होता है, एक सैचुरेशन रीजन होता है, उसके बाद एक्टिव रीजन में ये आपको देखिए, जैसे ये ग्राफ एकदम फ्लैट मत ड्रॉ करिएगा, थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करिएगा। ये जो रीजन मिलता है, इससे आप ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं है आपको। अगर स्टेट बोर्ड लेवल पे आप देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको ये समझ में आ गया कि आउटपुट कहाँ मिलता है? इस रीजन में मिलता है। यहाँ पे कौन सा करंट है? कलेक्टर करंट। उसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे वोल्टेज कौन है? आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेस इमिटर। इसका कर्व प्लॉट किया। आपको इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि बेस करंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। जब आप इसे कांस्टेंट करते हो तो ये कर्व फर्स्ट टाइम ऐसे जाता है। आईसी का जो वैल्यू है चेंज होता है VCE के साथ इस तरह से। फिर अगर आप डिफरेंट IB का वैल्यू लेते हो, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया IB का वैल्यू, तो यही कर्व आपका ऐसे जाएगा। उसके बाद फिर से आपने IB का वैल्यू चेंज किया, तो ये कर्व उसे रिप्रेजेंट करेगा कि IC में चेंज क्या होगा। तो इस तरह से बच्चों ये आउटपुट कर्व आपका जो है ये फिनिश होता है। ये समझा है कि आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक? तो Yes, आपके sir. जी, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा 10 माइक्रो माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर कुछ दिया होगा बेस का करंट, और उसके लिए आंसर जो कलेक्टर में आएगा, ये समझ जाइएगा कि यहाँ वाला पार्ट आउटपुट ज्यादा आना चाहिए, तो ये मिली, ये किस में होगा? मिली में। और ये किस में होता है? माइक्रो में।
माइक्रो और मिली में कौन स्मॉलर है बच्चों? Micro. जी, माइक्रो स्मॉलर है, मिली क्या है ग्रेटर। तो ये आपको इस तरह से एम्प्लीफिकेशन हुआ मिलता है। समझ में आया? तो ये करंट का एम्प्लीफिकेशन हुआ है। इसी तरह वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन भी होता है और इसी तरह पावर का भी होता है। इसके डिफरेंट फॉर्मूले हम सीईटी या किसी एंट्रेंस के समय में लिखते हैं, ये बोर्ड में नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करके ये पार्ट फिनिश करता हूँ। ये समझा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक मतलब रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अभी जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ बच्चों, वो डायग्राम आप लोग ना वही डायग्राम बनाइएगा। वो ज्यादा मतलब अच्छा होगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। वो कहीं पे भी कट नहीं हो सकता है, कोई काट नहीं सकता उसे। ठीक है, तो जो डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देख लीजिए आप लोग, या जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है आप उसी से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एक बार टेक्स्ट बुक नहीं, नोट्स में आपके, सॉरी टेक्स्ट बुक का मत फॉलो करिएगा। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से, आपको समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका बेस रिप्रेजेंट किया। इसे अर्थिंग करा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? इसमें करंट का डायरेक्शन बच्चों मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको। ये करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एमीटर है और ये किस टाइप का है, एनपीएन टाइप है। ये आपका एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। ये डायग्राम देखिए, ड्रॉ करने में कुछ नहीं है। अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब याद नहीं रख पाता हूँ चीजों को। अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ तो आप भी ड्रॉ कर ही सकते हो। ये बेस वाला पार्ट हो गया आपका, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर वाला रीजन हो गया आपका। अच्छा, इसको आप क्या करते थे, ये वाले पार्ट को आप क्या करते थे, फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस, कलेक्टर को क्या करते थे बच्चों? Reverse bias. जी। तो बच्चों यहाँ पे लाके एक अच्छा एक लोड भी रहेगा इसमें। समझ में आया? लोड भी होता है। हम मानते हैं कि जो भी पार्ट है उसकी वजह से एक लोड आ चुका है। समझ में आया? लोड मतलब रेजिस्टेंस के टर्म में दिखाता है। तो किसका है लोड? कलेक्टर का। वो जो जंक्शन नहीं बना है बच्चों, जहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया था पीएन, देखो दो जंक्शन बनते थे ना पीएनपी में। जंक्शन मतलब डिप्लेशन रीजन बनता था ना दो। तो इधर वाला क्या होता है, रिवर्स बायस में ये चौड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, ये बढ़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। समझा है क्या आप लोगों को? Yes, Yes. sir. जी। और आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इधर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इनपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब इधर भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये डायग्राम मैं जो बनाऊंगा वो आप बनाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में ऐड करते हैं, मतलब निगेटिव को मैं पॉजिटिव से अटैच कर रहा हूँ। ये लेके चला आया और ये पार्ट को लाके मैंने यहाँ कलेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए, मैंने बोला था कि कैपेसिटर भी मैं दिखाऊंगा, आप भी दिखाइएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट लाके आउटपुट से ये पार्ट को आउटपुट के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ से भी एक पार्ट ले आके यहाँ पे समझ जाइए कि आपका जो स्पीकर, या हम लोग बोल रहे थे ना कि यहाँ से क्या लाके हम ज्वाइन कर देते हैं आउटपुट, मतलब आप ऐसे ही समझ जाइएगा कि यहाँ पे ही आपका वो स्पीकर है। समझ में आया? तो ये आउटपुट इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बराबर से, पता नहीं क्यों, अभी हो सकता है। ये समझा बच्चों? इतना डायग्राम समझ में आया है, इतना पार्ट? Yes, sir. अब इस पार्ट में भी देखो, यहाँ पे भी मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। ये वाला रीजन आपका, मैंने बोला ना कि यहाँ पे जंक्शन बन रहा है तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, श्रिंक हुआ है बट है, तो यहाँ पे इसे भी दिखाना पड़ेगा मुझे। ये रेजिस्टेंस दिखाया और ये क्या होता है, बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट मैंने नेगेटिव दिखाया और इसे लाके मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये समझा है बच्चों? बहुत टफ है ये मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप पिछली बार थोड़ा सा कम समझे हो, मुझे लग रहा है। तो ये पार्ट में
यहाँ जब लेके जाते हो आप ये ड्रॉ करोगे, मैंने बोला था कि इसे सोर्स से जैसे माइक्रोफोन से अटैच करने वाले हो, तो यहाँ पे आप मेक श्योर करते हो कि एक कैपेसिटर लगा दो। कैपेसिटर कुछ करेगा, उसे आपको जानना है, ठीक है? ये किसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस था बच्चों? बेस के। आरबी भी लिखते हैं इसको, और इसको आरसी लिखे थे, ठीक है? और ये किसके अक्रॉस करंट जाता है? बेस के। तो बेस के अक्रॉस करंट को आप क्या बोलोगे? आईबी। आपको पता है पी से एन करंट जाता है ना? पता है कि नहीं पता है? Yes, Yes. sir. और यहाँ पे भी करंट ऐसा आता दिखेगा। ये जो करंट रहेगा, इसे आप आईसी करंट शो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप माइक या माइक्रोफोन यूज करते हो, तो माइक्रोफोन मतलब एसी सोर्स से उसको आप चेंज करने का, एसी सोर्स से कनेक्ट करते हो। ये पार्ट में देखो, इससे बच्चों ये जो बैटरी, यहाँ पे बैटरी मैंने ज्वाइन किया, यहाँ देखे होगे अगर आप एक बैटरी ज्वाइन किया, तो ये बैटरी क्या कर सकती है? यहाँ पे भी करंट भेज सकती है। बैटरी कौन सा सोर्स होता है बच्चों? डीसी की एसी? DC. तो डीसी करंट अगर यहाँ आता तो इसमें चेंजेस करता, वो हमें पसंद नहीं है, और हमने कैपेसिटर लगा दिया तो ये डीसी को क्या करेगा? अपोज करेगा, लेकिन एसी को जाने देता है। ये आपने पढ़ा होगा, एसी को यहाँ से सिग्नल्स को जाने देगा, जो भी सिग्नल्स चेंज होंगे उसे इसके अक्रॉस जाने देगा। अच्छा, इसके अक्रॉस बेस और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम क्या बोलते थे बच्चों? वीबीई ना? Yes, sir. और ये बैटरी वाले इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? BB. वीबीबी। और इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? वीसीसी। और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा, या इसके अक्रॉस भी बोल दो, क्योंकि यही सेम आगे वायर आके कंटिन्यू हुआ है, इसके ये वही वायर्स हैं दोनों, इसे भी आप बोल सकते हो, या यहाँ पे भी वीसीई, इसे क्या बोल सकते हो? वीसीई। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. करंट का डायरेक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है क्या? Yes, sir. जी, इतना सफिशिएंट होगा अब हम लोगों के लिए। देखो, करंट यहाँ आ रहा है, ये दिखेगा, यहाँ से इस रीजन में जाता हुआ, और इधर इस साइड आता हुआ आईबी। ऐसे देखो, बैटरी में ऐसे ही चक्कर लगाता है ना करंट, समझ में आया? और यहाँ देखो आईसी पे ऐसे चक्कर लगा रहा है ये। तो अब इसमें अगर हम इन सारी चीजों को देख चुके हैं, तो अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ बच्चों। अच्छा, इनपुट का रोल कौन प्ले करता है? आपको पता है कि इनपुट का रोल जो है ये पार्ट करेगा, ये पार्ट आपका इनपुट का रोल प्ले करेगा ना, ठीक है? तो उसे हम लिखते कैसे हैं? यहाँ पे अगर किरचॉफ का लॉ अप्लाई करें बच्चों, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं जरा देखिएगा आप लोग, ठीक है? हम लोग ऐसे किरचॉफ का लॉ अप्लाई कर रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? वीबीबी। याद है कि नहीं? Yes, sir. और ये रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है बच्चों, तो आईबी करंट जा रहा है ना, ये कौन सा करंट जा रहा है इसके थ्रू? आईबी ही जा रहा है ना, तो प्लस वाला मानते हैं, इसको माइनस मानते हैं, तो हम हमेशा माइनस से प्लस जाने की कोशिश करते हैं, तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? प्लस से माइनस जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? माइनस आईबी आरबी। ये समझा क्या? Yes. Yes. अच्छा, इसमें देखो, ये वाले पार्ट में करंट अगर इसमें आता हुआ अगर आपको दिखे, या इस रीजन में आता दिखे, तो आपको क्या लग रहा है कि प्लस से माइनस आ रहा है? तो ये वाला भी पार्ट आप क्या लिखोगे? वीबीई माइनस में लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो समझ में आया? क्योंकि बैटरी तो भेज रहा है, ये तो माइनस, समझ में आया? माइनस से प्लस की तरफ ही भेजेगा। समझा कि नहीं बच्चों? इसमें देखो करंट Yes, कहाँ sir. से एंट्री कर रहा है? माइनस से प्लस, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे जिस हिस्से से रेजिस्टेंस के करंट निकलता है उसको प्लस मानते हैं, माइनस, तो यहाँ पे प्लस से माइनस जाता हुआ मान रहे हैं हम। V इज इक्वल टू IR, तो ये फॉर्मूले से ये, और यहाँ पे भी प्लस से माइनस आता हुआ दिख रहा है, इसलिए इक्वल टू 0। ये समझाएगा आप लोगों को? Yes. Yes, sir. जी, इसमें ये पार्ट आपका यहाँ पे होता है, तो ये VBB जो है, ये VBB आपका बच्चों, ये इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। इतना समझा आप लोगों को? और ये पार्ट आपका जो भी माइनस में है, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, IB RB, और ये भी प्लस VBE। आप लोगों के पास आज 10 मिनट मिलेगा क्या मुझे? मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा।
Yes, sir. अगर 10 मिनट आप लोग रुक जाइए तो मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में चला गया हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपको बुक का समझ में आया है। ये समझा है बच्चों आप लोगों को इतना पार्ट? Yes. अच्छा, मैंने अभी भी बताया कि ये वीबी जो है ये कौन सा सोर्स है? डीसी सोर्स है। अगर यहाँ से कुछ चेंज होता है तो ये करंट और वीबी भी मिल के ये पार्ट इसमें चेंज होता है। तो चेंज होने को कैसे दिखाता है बच्चों? डिफरेंशिएशन से। अगर आप यहाँ कुछ बोलते हो तो यहाँ का जो चेंज है एसी, एसी में चेंज, ये एसी का चेंज कैपेसिटर अलाउ करेगा। ये एंट्री किया तो चेंज को कैसे दिखाओगे बच्चों? डिफरेंशिएशन से। ये वीबी में चेंज होगा कि नहीं? ये जितना भी है ये भी आ गया तो वीबीबी में क्या होगा? चेंज होगा। ये समझा गया बच्चों? बच्चों Sir, मैं यहाँ से repeat. बोल रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, ये भी भेज रहा है, और यहाँ से एसी क्या करता है? एसी वोल्टेज मतलब पास होने देता है कैपेसिटर। तो ये आया और इस चीज को चेंज होने दिया कि नहीं? वीबीबी को यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने जो ये पार्ट आ रहा है और ये जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा था, ये क्या हुआ? वीबीबी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ बोलूंगा तो एसी को ये क्या करता है? कैपेसिटर क्या करता है? अलाउ करता है ना। Yes. Yes, sir. ये वोल्टेज यहाँ आएगा तो जितना भी वोल्टेज चेंज हुआ, चेंज इन वोल्टेज रहेगा एसी की वजह से, वो यहाँ आता रहेगा। तो वीबीबी में चेंज डेफिनेटली होगा। तो ये जो करंट है आईबी, इसमें भी चेंज होगा। तो यहाँ चेंज इन हम लिख सकते हैं आईबी। आरबी कुछ चेंज नहीं, उसे हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ये बता सकते हो ये क्या है? बेस और इमीटर के बीच में है ना बच्चों। ये Yes. कांस्टेंट है, इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। या आप मान सकते हो कि बेस इमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। ये देखो ना, बहुत श्रिंक हो जाता है, मैंने बताया था ना। ये इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट जीरो। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, करंट, और जो Yes. करंट आ रहा है, और इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, बहुत पतला हो चुका है ये रीजन, फॉरवर्ड बैच होने की वजह से। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? बेस इमीटर वाला रीजन क्या हो चुका है? बहुत पतला हो चुका होता है ना बच्चों, लगभग न के बराबर। तो ये पार्ट आपका जीरो कंसीडर कर लेते हो, तो इसमें चेंज जो होता है बच्चों ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होता है। तो मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ। ये समझा क्या आपको? Yes. तो ये आपका इनपुट हो गया। ये आपका इनपुट वोल्टेज दिखाएगा। समझ में आया बच्चों? ये आपका इनपुट है। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा बच्चों, आउटपुट का रीजन कौन सा है आपको पता ही है? ये आउटपुट का रीजन है। तो आउटपुट वाले रीजन में देखते हैं हम। ये इनपुट का हमने लिख दिया है, अब आउटपुट वाले में क्या लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। आउटपुट कौन दे रहा है? जरा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, और ये जरा ध्यान दीजिएगा। इस पे कंफ्यूजन बहुत बार होता है। तो देखो, ये सीसी का ही दोनों एंड नहीं है बच्चों, इसका एक एंड इससे ज्वाइंट हो रहा है, फिर इसके बाद ये कैपेसिटर उसको अलग भी कर दे रहा है आउटपुट निकलते समय। इनपुट के समय बी बी ही था, लेकिन यहाँ कैपेसिटर इसको अलग कर दे रहा है। तो ये एंड किसका है? ये हम मान सकते हैं कलेक्टर का है, और ये वाला किसका था? एमिटर का। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज किसका होगा? वी, कलेक्टर एमिटर का। बैटरी का नहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये कैपेसिटर उसको सेपरेट कर ले रहा है। समझा गया बच्चों? Yes, sir. इसको कैसे लिखेंगे? इसमें अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करें बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए वीसी यहाँ पे बैठा हुआ है, इस पार्ट को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? वी सी सी प्लस में, और ये करंट इसके थ्रू जा रहा है ना बच्चों, करंट ऐसा आया, इसके थ्रू आईसी करंट जा रहा है। ये वाले पार्ट को माइनस लिखोगे। करंट जहाँ पे रेजिस्टेंस के जहाँ से एंट्री करता है उसको प्लस ट्रीट करते हैं, इसको माइनस, मतलब प्लस से माइनस गया जब भी, जहाँ भी प्लस से माइनस जाता दिखेगा हम माइनस लिखते हैं आईसी, और ये क्या लिखते हैं? आरसी। समझा गया? Yes. और इसके बाद बच्चों यहाँ वाले में देखो, इसमें प्लस से माइनस यहाँ पे भी एंट्री मारता हुआ दिखेगा, अगर ये रीजन में आप देख रहे हो तो। यहाँ पे भी आप क्या लिखते हो? माइनस वी सी ई, और ये इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप? जीरो। समझ में आया क्या बच्चों आप लोगों को? बच्चों समझा? Yes, Yes, sir. sir. जी। तो चेंज कौन कराएगा? कैपेसिटर क्या कर रहा है बच्चों? किसी को स्टॉप भी कर दे रहा है डीसी वाले पार्ट को।
तो चेंज में जब मैं लिखूंगा तो चेंज में आप देख रहे हो कि ये चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके को ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये डीसी सोर्स से है, इसका जब डिफरेंशिएशन मैं पहले लिख देता हूँ वीसीसी सब में चेंज। अच्छा ये पार्ट को सॉरी पहले मैं इस साइड लेके चले आऊंगा, ये तो मैंने किया ही नहीं, बहुत जल्दी में हूँ लग रहा है। ये पार्ट लिखिए आप, वीसीसी इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट यहाँ लिख लीजिए, पीसीई प्लस ये माइनस वाला पार्ट भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आईसी आरसी। ये पार्ट में आप, ये पार्ट समझा बच्चों आपको? Yes, sir. अब इसके बाद चेंज अगर दिखाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, वीसीसी, इसमें भी चेंज बच्चों वीसीई, और यहाँ पे चेंज किसमें होता है, करंट में, आईसी करंट में चेंज हो सकता था, ये रेजिस्टेंस तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पार्ट को मैं जीरो करना चाहूंगा। क्यों जीरो करना चाहूंगा, ये डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स को जैसा आप देख पा रहे हो कैपेसिटर क्या कर रहा है, स्टॉप कर देगा, तो इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं. समझ में है? ये आपका जीरो हो जाएगा। तो अब आपका इनपुट मतलब आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल वोल्टेज कौन सा होगा, वीसीई। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होगा, क्योंकि उसकी देखिए कलेक्टर का एक एंड यहाँ आया है टर्मिनल का और दूसरा एंड एमीटर का आया है, तो वीसीई रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे चेंज होने के बाद भी। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, तो आप इसको यहीं पे लिखिए वीसीई, और ये वाला पार्ट आपका इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज इन आईसी और ये आरसी। ये समझा क्या बच्चों? Yes, sir. तो बच्चों हम इसमें ये सारी चीज जो भी हमने लिखा है हमने, ये आपका इनपुट और ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या दिखाता है, आउटपुट। तो आउटपुट को थोड़ा और अच्छे से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वीसीई इज इक्वल टू माइनस चेंज इन आईसी और ये आरसी। ये पार्ट को मैंने अच्छे से लिखा। अच्छा बच्चों एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज का मतलब होगा चेंज इन किसमें बच्चों, आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट आउटपुट वोल्टेज को दिखाता है, तो वीबीबी में चेंज, ये आउटपुट दिखा रहा है, चेंज इन वीसीई ये दिखा रहा है। अगर इसका वैल्यूज मैं रखूं बच्चों, तो एक का वैल्यू क्या है ये, अरे सॉरी हम मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वीसीई होना चाहिए, और ये क्योंकि इनपुट ये है ना बच्चों, Yes, sir. जी। तो इसके बाद अगर मैं इसका वैल्यू रखूं तो ये माइनस चेंज इन आईसी और ये आरसी लिखता हूं, और इसका वैल्यू मैं यहां से लिखने जाता हूं बच्चों, ये लिखता हूं चेंज इन आई बी और यहाँ पे क्या लिखता हूं, आर बी। तो ये माइनस है जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ माइनस भी है। अच्छा बच्चों ये रेशियो आपको याद होगा, क्यूट बेबी बीटा की याद दिलाता है आपको, Yes, Yes. sir. ये बीटा एम्पलीफिकेशन चेंज इन मतलब एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज क्या होगा, बीटा बन जाएगा ये, और ये पार्ट आपका आ जाता आरसी अपॉन आरबी। इस तरह से ये वाला पार्ट आपका बच्चों एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज प्रूव होता है। समझा क्या बच्चों आप लोगों को? Yes. मतलब Yes. इसका मीनिंग क्या है कि वोल्टेज बीटा टाइम्स रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस आया, देखो ये बहुत हाई होता है ना बच्चों, ये लो था बेस के अक्रॉस, समझ में आया, कम रेजिस्टेंस था यहाँ ज्यादा था, तो वोल्टेज क्या हो गया इन दोनों के रेशियो में, मतलब ये ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी आपका क्या होगा, अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इस तरह से आप एम्पलीफिकेशन को यहाँ पे शो कर पा रहे हो। ये समझा बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. और आपका 5 मिनट्स ले रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट ही लूंगा। थैंक यू आप लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। लॉजिक गेट बता देता हूँ, सर लॉजिक गेट आप लोग जी बच्चों सर वो बोलिए। स्लाइड जरा दिखाओ ना, ऊपर का पार्ट स्क्रीनशॉट लेना। ये यस सर। हाँ डन सर। जी जी, यहाँ पे बीई लिखिएगा बच्चों। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने गलती किया था, उसको थोड़ा क्लियर लिखिएगा। यहाँ पे क्या था, चेंज इन आउटपुट क्या था, वीसीई, और इनपुट क्या था, वीबीबी।
ये समझा है बच्चों? Yes. Yes, sir. तो आइए आपका 5 मिनट्स और ले रहा हूँ। थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की वजह से ये हुआ, मुझे उस पार्ट में ना मज़ा नहीं आया। आप लोग ना बोल नहीं रहे थे तो मुझे लगा कि नहीं समझा। इसलिए मैंने खुद से डायग्राम ड्रॉ करने का डिसाइड किया, उसी में ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये देखिए बच्चों, लॉजिक में ये इसमें क्या होगा, देखो एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। तो डिजिटल वाले में सिर्फ़ 2 ही लैंग्वेज है, एक तो हाई और एक लो। तो लो को 0 से शो करना है, हाई को 1 से। ये पता है आप लोगों को? जैसे आपने लॉजिक मैथ्स का चैप्टर किया होगा, ट्रू फॉल्स वाला पार्ट किया है? वैसे ही इसमें ट्रू फॉल्स की जगह लो और हाई ये फंडा होता है। तो इसे मैं समझाने का ट्राई करता हूँ एक पार्ट से, देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी सर्किट में बैट ये वाला पार्ट, इसको की बोलते हैं, ये आपने ओपन रखा है। तो लो करंट क्या दिखेगा? लो करंट मतलब 0 दिखेगा। और इसका अगर इन्वर्जन कर रहे हो आप, मतलब नॉट दिखाना चाहते हो इसका अपोजिट, मतलब ये क्या है? क्लोज़। इसका क्लोज़ दिखाना चाहोगे तो क्या दिखेगा? हाई। समझ में आया? तो इस सर्किट को नॉट में रिप्रेजेंट करते समय ऐसा एक ट्रायंगुलर पार्ट दिखाते हैं और इसके आगे ये नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि आप लो बोल रहे हो तो वो क्या देगा? ये डिजिटल सर्किट जो है आपको हाई देगा। ये समझा है क्या बच्चों? Yes, sir. Sir. बच्चों देखो, आप लोग ने ट्रू फॉल्स पढ़ा है ना लॉजिकल मैथ्स वाले उस पार्ट में, तो उसमें आप क्या देखते थे? ट्रू का क्या होता था? नॉट क्या होता था ट्रू का? इन्वर्जन क्या होता था? फॉल्स। ऐसा पढ़ा है कि नहीं आपने? Yes, sir. Yes, sir. फॉल्स का क्या होता था? ट्रू True. होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? लो का क्या होगा? हाई। और हाई का क्या होगा? लो। Low. कोई समझ में आया? तो इसमें ये पार्ट इनपुट है आपका। इनपुट और आउटपुट आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इनपुट, आउटपुट। तो इनपुट में आप क्या दिखाओगे? ये जो पार्ट है ये एक्स वाला रीजन, ये वाले रीजन को वाई लिखते हैं और ये एक्स समझते हैं। तो इसे कैसे लिखते हैं? वाई इज इक्वल टू, समझ में आया? एक्स के ऊपर ये नॉट दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए इनपुट एक्स है और ये वाई मेरा आउटपुट है। तो इसमें लो लिखूंगा तो ये हाई आएगा, ये हाई लिखूंगा तो ये लो आएगा। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes. जी। इसी तरह से ये पार्ट पे, ये पार्ट देखिए एंड वाला पार्ट है। एंड वाला आप लोगों को एंड वाला पार्ट पढ़ा है आपने? एंड को आप किससे देखते थे? एंड को किससे रिलेट करते थे? ट्रू ट्रू। चलिए मैं देखता हूँ। मुझे मैथ्स का वो पार्ट अब भूल गया है थोड़ा, अदरवाइज़ मैं लॉजिक से ही रिलेट करके दिखाता। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ अब। मैं एंड वाला पार्ट आपको बताने वाला हूँ, डिजिटल का। तो ये एंड को रिप्रेजेंट डी की तरह करता है बच्चों। कैसे करता है? डी की तरह। इसमें ये 2 इनपुट होंगे। इनपुट के 2 पार्ट यहाँ पे दिखाते हैं। इसको ए से आप बोल सकते हो और ये आप बी। और यहाँ जो आउटपुट आएगा, ये जैसा पिछली बार आप दिखा रहे थे, ये वाई से शो कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड को लिखते कैसे हैं? वाई इज इक्वल टू, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आप समझ के चलिएगा, ए एंड बी। और एक होगा, उस और के लिए ये ऐसा एक सर्किट आप दिखाते हो, इसमें भी 2 टर्मिनल दिखाते हो, ए एंड बी। इसका जो रिजल्ट जो है वाई से अगर आप दिखाते हो, ठीक है? ये जो वाई से आप दिखाते हो इसका रिजल्ट, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, और में ऐसा होता है ए प्लस बी। इसका एनालॉजी बच्चों ये ऐसे समझ में ना आ रहा हो भले, लेकिन इसका एनालॉजी ऐसा होगा जैसे 2 कीज हैं। इसमें करंट कब फ्लो होगा बच्चों? अगर बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है मान लीजिए, इसमें करंट कब फ्लो होगा ये सर्किट में? जब ये भी क्लोज हो एंड ये भी क्लोज। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, Yes. sir. जब दोनों क्लोज होंगे तो ही करंट फ्लो होगा। तो ये एंड वाले में पार्ट में दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इसका ड्रॉ कैसे करते हैं? तो आपने ट्रू फॉल्स पढ़ा होगा, तो मैं उसी के बता रहा हूँ हिसाब से।
तो इसमें दोनों पार्ट वेरी करो, ए बी। जैसे लॉजिक में बनाते थे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स करते थे, तो यहाँ लो लो हाई हाई, और इसका लो हाई लो हाई कर दिया, तो वाई में क्या आएगा? देखो अभी अभी आपने देखा कि दोनों क्लोज रहेंगे, दोनों हाई रहेंगे तो हाई, दोनों हाई रहेंगे तो हाई। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes. अगर कोई एक रहेगा तो लो ही मिलने वाला है, करंट नहीं मिलने वाला है, ये एंड का एनालॉजी होगा। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes. Yes, sir. तो ये एंड वाला पार्ट था आपका। ये और वाले में एनालॉजी ऐसे काम करता है। ये एक स्विच है, ये एक स्विच है। तो बच्चों करंट देखिए, इसमें से ये वाले पार्ट में और वाला पार्ट ये मैं बता रहा हूँ, तो इसमें भी फिर से आप लिखोगे ए और क्या लिखोगे बी। आप क्या करते थे? लो लो हाई हाई लो हाई, ऐसे ही बनाइएगा। टेक्स्ट बुक देखने मत जाइएगा, बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है। तो एंड वाले और वाले पार्ट में क्या होगा? इसमें बच्चों कोई एक भी चालू रहा, समझ में आया? तो भी करंट फ्लो होगा। देखो करंट यहाँ से जाएगा, अगर ये भी क्लोज कर दिए तो ऊपर से चला जाएगा, ये क्लोज किए तो यहाँ से चला जाएगा, दोनों क्लोज रहेंगे तो भी करंट जाएगा। एक ही चांस है जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा बच्चों, वो है कि दोनों के दोनों ऊपर रहे। तो दोनों लो रहेंगे तो ही लो रहेगा, अदरवाइज सब में हाई दिखने वाला है। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से बच्चों इसे आप अपने जो पहले आपने पढ़ा है लॉजिक में, उसके साथ रिलेट कर सकते हो। ये पार्ट के बाद इसमें बच्चों एंड है, मतलब इन्वर्जन ऑफ एंड का उल्टा लाना। जो भी एंड में आपको मिल रहा था ना, उसका नॉट वाला पार्ट लाना है, मतलब इन्वर्जन लाना है। तो उसको एक साथ रीड करते हैं एंड। समझ में आया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फंडा होता है। तो एंड को कैसे ड्रॉ करते थे बच्चों? आप डी की तरह ड्रॉ करते थे। इसके आगे नॉट दिखाना तो एक जीरो दिखा दो, मतलब ऐसा पार्ट दिखा दो, और यहाँ पे आप ऐसे कर दो, तो ये एंड हो जाता है। और ये चेंजेस कैसे लाता है ये भी बता देता हूँ आपको। ये ए है, ये बी है आपका, तो ये चेंजेस कैसे लाएगा ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ये चेंजेस कैसे लाता है? एंड को कैसे लिखते थे? ए एंड बी। नॉट को कैसे लिखेंगे? नॉट। ये ए है और ये हमारा बी है। तो देखिए आप लोग ए के लिए कैसे लिखते थे? इनपुट में ए और बी के लिए क्या लिखते थे? लो लो हाई हाई, ऐसा लिखते थे बच्चों। तो यहाँ क्या लिखोगे? लो हाई। तो यहाँ पे देखिए एंड क्या आता है इसका? एंड में दोनों क्लोज होना चाहिए तो क्लोज होगा, और नॉट में क्या हो जाएगा इसका? ये अभी नॉट नहीं है, सॉरी, ये एंड सिर्फ आया है, एंड वाला पार्ट, ए एंड बी। और हमें क्या चाहिए था? वाई, दैट इज इसका नॉट वाला पार्ट। तो यहाँ पे लो हो जाएगा, बाकी सबको क्या कर देगा? ये हाई। ये समझा क्या बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. इसी तरह से बच्चों इन्वर्जन ऑफ और भी हो सकता है, ये आप लोगों को खुद से करना होगा, क्योंकि जब इतना समझ पा रहे हो तो वो भी आप समझ सकते हो। समझ में आया? इसी तरह से एक और सर्किट होता था बच्चों, जहाँ आप पढ़ते थे लॉजिक में, एक और आपने ऐसा ही एनालॉगस पार्ट पढ़ा होगा। उसमें देखो ना, जब दोनों ट्रू होता था तो ट्रू होता था, दोनों फॉल्स होता था तो दोनों सेम होते थे तो ट्रू होते थे, बाकी सब फॉल्स होता था। ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने? Sir, circuit part omitted था. सर्किट पार्ट नहीं है जी, सॉरी, आप लोगों का टाइम लिया, थैंक यू। सर्किट पार्ट नहीं है, थैंक यू। चैप्टर खत्म हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जी, Yes, sir. थैंक यू आप लोगों का टाइम देने के लिए। जी मैम फिनिश कर दीजिए, हो गया है।